ओके स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी को। तो जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि समथिंग अबाउट आयन्स। ये देखिए, आयोनाइजेशन मतलब कि आयन से रिलेटेड कुछ है। तो आयन को हमने फर्स्ट चैप्टर में बड़ी डिस्कस में डिटेल कर लिया है। आयन क्या होता है? एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम जिसके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है उसको हम आयन कहते हैं। आयन एक्चुअली चार्ज ही होता है, जो प्लस नेगेटिव होता है चार्ज ही होता है। और चार्ज क्या होता है? ये प्रॉपर्टी ऑफ एन एटम, प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर। देखिए कैसे, मतलब कि एक ऑब्जेक्ट है, फर्ज करें हमारे पास, ठीक है, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अगर किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के पास जिसके पास पॉजिटिव चार्ज होगा वो इसके करीब आएगा तो ये उसको रिपेल करेगा, ठीक है, क्योंकि सेम चार्जेस जो होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। और अगर कोई नेगेटिव चार्ज इसके करीब आएगा तो उसको अट्रैक्ट कर लेगा, क्योंकि ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। ये था चार्ज। अब आयंस के हमारे पास टू टाइप्स हैं। आयंस के हमारे पास क्या हैं? टू टाइप्स हैं। द फर्स्ट वन इज कैटाइन। कैटाइन हम कहते हैं जो पॉजिटिवली चार्ज होता है, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है वो होता है कैटाइन, ठीक है। और कैटाइन्स कब बनते हैं? पॉजिटिव चार्ज किसी एटम के ऊपर कब आता है? लेट्स सपोज सोडियम है, इसके ऊपर प्लस चार्ज कब आता है? जब ये इलेक्ट्रॉन जो है लूज कर देता है। क्या करता है? इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है। और दूसरी जो टाइप है हमारे पास आयंस की, दैट इज एनाइन, ठीक है। तो अब एनाइन क्या होता है? इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। एनाइन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। और किसी भी एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज कब आता है? जब वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है। जब वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, लाइक सीएल के ऊपर नेगेटिव चार्ज कब आएगा? जब ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ठीक है। तो ये थी हमारी कुछ डिस्कशन अबाउट कैटाइन और एनाइन। लेकिन आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। तो आयोनाइजेशन का मतलब होता है, आयोनाइजेशन का मतलब क्या है? फॉर्मेशन ऑफ आयंस, ठीक है। और ये एनर्जी ऐसी, तो एनर्जी टू फॉर्म आयंस। आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब है एनर्जी टू फॉर्म आयंस, मतलब कि आयन बनाने के लिए जो एनर्जी हमें चाहिए उसको हम कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। अब एक इम्पॉर्टेंट बात आपको पता होना चाहिए, वो ये है कि आयोनाइजेशन एनर्जी सिर्फ और सिर्फ गैशियस एटम्स की होती है, ठीक है, सॉलिड या लिक्विड की नहीं होती, गैशियस एटम्स की। तो सबसे पहले हमें गैशियस एटम चाहिए होता है। लेट्स सपोज मैं सोडियम ले लेता हूँ गैशियस स्टेट के अंदर ही, ठीक है, गैस है, ओके जी। अब फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी हम कैसे यानी कि क्या होती है, क्यों होती है, कैसे होती है, वो देख लेते हैं। अब हमारे पास सोडियम जो है, ये लेट्स सपोज इसका न्यूक्लियस है, ठीक है। इसका जो फर्स्ट शेल है उसके अंदर हमें पता है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसका ही जो सेकंड शेल है उसके अंदर हमें पता है कि इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऐसे ही है। और इसका जो लास्ट शेल है उसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो बेसिकली आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो हम सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करते हैं सिर्फ वैलेंस शेल में से, ठीक है। अगर किसी के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी 1 आयोनाइजेशन एनर्जी होगी, ठीक है। किसी के उस अंदर 2 हैं तो उसकी 2 आयोनाइजेशन एनर्जीज होंगी, वो हम अभी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अब आपको यहाँ तक पता है कि एक एटम के अंदर जितने प्रोटॉन्स होते हैं इतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास 11 प्रोटॉन्स हैं, तो ऑब्वियसली 11 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और लास्ट लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था कि न्यूक्लियस की तरफ से इलेक्ट्रॉन्स पर एक फोर्स होती है। ओके, लेट मी चेंज द कलर। न्यूक्लियस जो है, क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो ये इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर एक फोर्स लगाता है, चाहे वो थोड़ी लगा रहा है इस वैलेंस शेल के ऊपर, लेकिन है इसके ऊपर भी फोर्स। सारे इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर एक फोर्स लगाता है जिसको हम इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स पढ़ते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है।
तो ये जो न्यूक्लियस है ना, ये इसने इसको इस शेल के अंदर रोक के रखा हुआ है, ये इसको ना बाहर जाने दे रहा है ना इसको इधर आने दे रहा है, ठीक है। तो इसने इसको इस जगह पे रोक के रखा हुआ है। तो अगर हमें इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है इस शेल में से, तो हमें क्या करना होगा, हमें और एनर्जी देनी होगी ताकि बाहर निकल आए। देखिए इसको आसान तरीके से समझाता हूँ मैं आपको। ये जो न्यूक्लियस है इसने एक फोर्स लगाई हुई है इसके ऊपर, ये इसने एक फोर्स लगाई हुई है इसके ऊपर, ठीक है। इसको अपनी तरफ खींच रहा है, इसको ये क्या कर रहा है, ये इसको अपनी तरफ खींच रहा है, अपनी तरफ पुल कर रहा है इसको। लेकिन हमें इसको बाहर निकालना है, तो हम क्या करेंगे, मैं बाहर से एक इसको एनर्जी देता हूँ इसको, ठीक है, जो इससे ज़्यादा है, जो न्यूक्लियस की एनर्जी से ज़्यादा है। मैं इसको यहाँ से खींच रहा हूँ, यहाँ से इसको अपनी तरफ पुल कर रहा हूँ इसको, ठीक है। जस्ट आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। लेट्स सपोज जो न्यूक्लियस है वो इसके ऊपर एनर्जी लगा रहा है 10 जूल्स की, ठीक है। मैं आया, मैंने इसे कहा कि ये 10 जूल की लगा रहा है, तो मुझे इसको बाहर निकालना है, तो मुझे 10 जूल से ज़्यादा लगानी पड़ेगी। मैंने 15 जूल की एनर्जी लगाई और इसको मैंने बाहर निकाल लिया, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, तो एक इलेक्ट्रॉन हमारे पास बाहर निकला है शेल से, तो इसको बोलते हैं फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। अब इसी तरह हम मैग्नीशियम की आयोनाइजेशन एनर्जी को भी देख लेते हैं। मैग्नीशियम जो है वो आपको पता है कि ग्रुप नंबर 2 में है, तो इसका जो वैलेंस शेल है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो होंगे 2, ठीक है। लें जी, ओके हो गया। इसका जो फर्स्ट शेल है, इसका जो फर्स्ट शेल है उसके अंदर होंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड वाले में होंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स और लास्ट वाले में होंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब मुझे वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करने हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसी तरह लेट्स सपोज जो इसका न्यूक्लियस है वो इसके ऊपर एनर्जी लगाई हुई है उसने, ठीक है। उसने कोई भी एनर्जी लगाई हुई है, वो उस एनर्जी से, वो उस फोर्स से इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल कर रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है, ठीक है। लेकिन हमें इन इलेक्ट्रॉन्स को इस शेल में से आज़ाद करना है, इसमें से बाहर निकालना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, मैं कोई एक बाहर से एनर्जी लगाऊंगा जो इससे ज़्यादा होगी, जो न्यूक्लियस की एनर्जी से ज़्यादा होगी। जिस एनर्जी से न्यूक्लियस उसको अपनी तरफ पुल कर रहा है, मुझे उससे ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी उसको निकालने के लिए, ऑब्वियस ही बात है ना, ठीक है। अब होगा क्या कि मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाई, इससे ज़्यादा न्यूक्लियस की फोर्स से ज़्यादा फोर्स लगाई और इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर लिया। एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर लिया, वो हो गई फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। अब इसके अंदर अभी भी एक इलेक्ट्रॉन बाकी है, अब मुझे वो भी निकालना है। अब यहाँ पे जो है, आप अगर नोटिस करें कि mg ने पहले एक फोर्स लगाई हुई थी जिससे वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल कर रहा था, ऐसे ही है। लेट्स सपोज यहाँ से फोर्स लगाई हुई थी, मैं कलर चेंज करता हूँ, यहाँ से उसने इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर एक फोर्स लगाई हुई थी, ठीक है, जिनमें से मैंने एक इलेक्ट्रॉन को तो रिमूव कर दिया। एक इलेक्ट्रॉन को मैंने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, ओके। एक इलेक्ट्रॉन को मैंने रिमूव कर दिया, ठीक है। बाकी बच गया एक। अब पहले 2 इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर इसने लेट्स सपोज 10 जूल की एनर्जी लगाई हुई थी, पहले 2 इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन्स मैंने रिमूव कर दिया। तो अब क्या होगा, जो वो 10 की 10 थी, जो पहले 10 थी वो पहले 2 के ऊपर लगी थी, 2 इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर लगी हुई थी। 10 जूल से 2 इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा था, लेकिन एक हमने रिमूव कर दिया, लेकिन एनर्जी तो नहीं ना रिमूव की हमने। अब ये उस 10 जूल की एनर्जी से सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है। तो अब मुझे पहले से ज़्यादा एनर्जी चाहिए इसको रिमूव करने में, ठीक है। तो अब मुझे फर्स्ट आयनाइजेशन से एनर्जी से ज़्यादा सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी में एनर्जी लगानी पड़ेगी उसको, इलेक्ट्रॉन को, सेकंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। ओके, अब हम एल्यूमिनियम का भी देख लेते हैं। एल्यूमिनियम आपको पता है ग्रुप नंबर 3 के अंदर है, ऐसे ही है। अभी देख लेते हैं हम। ओके जी, अब इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं। फर्स्ट शेल के अंदर होंगे हमारे पास, फर्स्ट शेल में है हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें है 8
और इसमें होंगे 3। ओके, अब वैलेंस शेल के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, मुझे 3 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करने पड़ेंगे। ठीक है, तो अब क्या होगा, फर्स्ट आयनाइजेशन और हमेशा की तरह न्यूक्लियस की पुल होगी इनके ऊपर। ठीक है, लेट मी चेंज द कलर। न्यूक्लियस इनको अपनी तरफ खींच रहा है, इन सारे इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, और लास्ट शेल के ऊपर आपको पता है कि न्यूक्लियस की फोर्स सबसे कम पहुंचती है। ठीक है, ओके हो गया। अब क्या होगा कि मुझे इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाना है, तो मैं क्या करूँगा, हम जिस तरह हमने पीछे किया, जितनी फोर्स ये लगा रहा है इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, मुझे उससे ज़्यादा लगानी होगी, क्योंकि हमें इनको बाहर निकालना है। तो जितनी फोर्स ये लगा रहा है उससे हमें ज़्यादा लगानी होगी इन इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए। लेट्स सपोज मैंने एनर्जी लगाई जो ज़्यादा थी न्यूक्लियस की फोर्स से, तो हमने एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर लिया। ठीक है, अब क्या होगा, पहले 3 इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जितनी एनर्जी लगा रहा था, अब सिर्फ और सिर्फ 2 के ऊपर लगाएगा, क्योंकि एक तो हमने रिमूव कर लिया है, एक तो हमने निकाल लिया, ख़त्म हो गया। तो जो एनर्जी इसके ऊपर भी लग रही थी, अब वो भी इन 2 के ऊपर लगेगी। ऐसे ही है, जो एनर्जी पहले इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर लग रही थी, जो यहाँ पे था पहले, वो तो हमने रिमूव कर लिया, तो जो एनर्जी उसके ऊपर लग रही थी, अब वो भी इन दोनों के ऊपर, जो 2 इलेक्ट्रॉन्स रह गए इनके ऊपर लगने लग जाएगी। ठीक है, तो क्या होगा, अब मुझे पहले से ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी इस दूसरे इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए। लेट्स सपोज मैंने ये भी रिमूव करवा लिया। अब जो इन 2 इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर एनर्जी लग रही थी, वो सिर्फ और सिर्फ अब एक के ऊपर लगेगी। तो इसको रिमूव करने के लिए मुझे सबसे ज़्यादा जो थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी होगी, वो सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, अब हम इसका कुछ ट्रेंड देख लेते हैं, पीरियोडिक टेबल में इसका ट्रेंड क्या है। ठीक है, तो इन पीरियड्स हमें पता है कि एटॉमिक साइज़ जो है वो डिक्रीज़ करता है। एटॉमिक साइज़ जो है वो डिक्रीज़ करता है अक्रॉस द पीरियड। हम पीरियड में यूँ जाते हैं लेफ़्ट टू राइट, तो एटॉमिक साइज़ डिक्रीज़ करता है, और ये हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया हुआ है। तो अगर एटॉमिक साइज़ डिक्रीज़ करेगा, अब एग्जांपल देके बताता हूँ मैं आपको। लीजिए, ये पीरियड में हम यूँ मूव कर रहे हैं। ठीक है, पहले एटॉमिक साइज़ बड़ा था, फिर आहिस्ता आहिस्ता छोटा हो जाता है। तो देखो, न्यूक्लियस के करीब करीब आ जाते हैं सारे शेल्स जो हैं, वो न्यूक्लियस के करीब करीब आ जाते हैं। तो इनके दरमियान क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस की बढ़ जाती है, इनके अंदर कम होती है। तो जैसे जैसे हम पीरियड में मूव करते हैं, एटॉमिक साइज़ कम होता है, न्यूक्लियस की फोर्स बढ़ जाती है, इसलिए हमें ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है न्यूक्लियस से पुल को ओवरकम करने के लिए। ठीक है, जाहिर सी बात है ना, यहाँ पे ज़्यादा एनर्जी, ज़्यादा पावर से अपनी तरफ इनको खींच रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को पुल कर रहा है अपनी तरफ, तो मुझे ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, ज़्यादा एनर्जी जो है प्रोवाइड करनी पड़ेगी। यहाँ पे न्यूक्लियस की फोर्स जो होगी वो कम होगी, क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा है, तो हमें कम एनर्जी यानी कि कम फोर्स लगानी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए। ठीक है, और इन ग्रुप्स आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज़ करती है, क्योंकि एटम का साइज़ जो है वो इंक्रीज़ करता जाता है। ठीक है, ये सारी बातें हमने पहले पढ़ ली हुई हैं, बस आपको याद रखना है कि ग्रुप्स के अंदर डाउन द ग्रुप, अगर ग्रुप में हम नीचे जाते जाएं तो क्या होता है, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज़ करती है। और पीरियड्स के अंदर अगर हम लेफ़्ट टू राइट जाएँ, क्योंकि एटॉमिक साइज़ डिक्रीज़ होता है, तो आयनाइजेशन एनर्जी भी इंक्रीज़ होती है। जो डिस्टेंस है पीरियड्स में लेफ़्ट टू राइट मूव करने से वो डिक्रीज़ होता है, और आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज़ करती है। ठीक है, तो ये था आज का हमारा टॉपिक, आयनाइजेशन एनर्जी, और आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। आज के इस लेक्चर में हम इसको यहीं तक रखते हैं, इससे नेक्स्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है।